जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सुल्तानपुर में जो चोरी की घटना घटित हुई, उसमें एक आरोपी का इनकाउंटर हो गया। अब आरोपी मंगेश यादव अब हर तरफ से मुंह की खा चुके अखिलेश यादव, क्योंकि पिछले महीने में एक महीने के अंदर जिस हिसाब से 3-4 रेप की घटना समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, हर तरफ थू थू हो रही है। अब उससे बचने के लिए अखिलेश यादव ने एक जाति कार्ड खेल दिया कि जैसे ही मंगेश यादव, जो कि आरोपी है और उस लूट में शामिल है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका वीडियो भी पब्लिक के बीच में भेजा है और वो कैसे लूट करता दिख रहा है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। अब अखिलेश यादव अपनी जिद पे आकर एक ही बात कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जातियों को देखकर इनकाउंटर करती है। उसमें जो मुख्य आरोपी था वो कौन सा सिंह है, उसको सरेंडर करने के लिए कहते हैं और बाद में मंगेश यादव को उसके घर वालों के हिसाब से 2 दिन पहले उठाकर ले जाते हैं और बाद में इनकाउंटर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरोपी को उठाने से पहले कैसे पता चला कि ये मंगेश यादव है। दूसरी बात, उसके घर वाले, उसकी बहन 2 बयान देती है। पहले तो कहती है कि 2 दिन पहले उठा के ले गए, बाद में वही लड़की कहती है कि 2-3 महीने से, उसकी माँ भी कहती है कि 2-3 महीने से वो घर से लापता है, वो घर पे आता ही नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि वो पहले से ही आरोप में लिप्त है। उसके ऊपर बाइक चोरी का भी मुकदमा है जो जौनपुर में लगा है। अब मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आरोपी अपराधी चाहे जिस जात कम्युनिटी के हों, उनके लिए एक ही है कि जल्द से जल्द न्याय देने के लिए एक कठोर कानून प्रक्रिया लागू हो। हाँ, अगर अपराधी भागना चाहता है या पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार का हमला करता है, फायरिंग करता है, तो पुलिस क्या करेगी? आत्मरक्षा के लिए उसका अगरबत्ती नहीं करेगी, उसके ऊपर माला फूल नहीं चढ़ाएगी, उसका इनकाउंटर ही करेगी। और दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि अगर उसका इनकाउंटर हुआ तो बाकी लोगों का क्यों इनकाउंटर नहीं हुआ? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग भागेंगे। जिसने अपना जुर्म कबूल किया, जो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, तो देश में न्याय प्रणाली है और न्याय प्रक्रिया से ही उसको सज़ा मिलेगी। और इसके पहले उन्होंने कहा 2027 में हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर जितने हैं सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर के तरफ घुमा दिया जाएगा। इसका मतलब गोरखपुर में जो गोरक्ष पीठ है, जो बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, वो मंदिर गिरा दिया जाएगा। मतलब एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए आप हिंदुओं को कितने हद तक टारगेट करोगे? ये तो हिंदुओं को एक बार ज़रूर सोचने का विषय है कि ये समाजवादी चरित्र है। ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए हिंदुओं का कत्ल कभी भी कर सकते हैं। जैसा माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि गलती हो गई, अगर ज़रूरत पड़ती तो थोड़े और कारसेवकों को हम भुजवा देते। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए हिंदुओं का रक्तपात करना, ये इनकी
चरित्र में है। और हिंदू अगर इसके बाद भी जातियों में बंटकर अखिलेश यादव के ट्रैप में फंसते हैं तो ये हिंदुओं की गलती है। जबकि वहाँ पे डीएम ने एसडीएम को तत्कालीन जांच करने का आदेश दिया है और निष्पक्ष जांच भी चालू है कि वो लिप्त था या नहीं लिप्त था, अपराध में लिप्त था, क्योंकि मौके वारदात पर पुलिस को मिला तभी उसका इनकाउंटर हुआ है। मगर जो घटना भदोही की हुई है, अब इसमें सपा के विधायक चाहिद बेग और उनकी पत्नी पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। और अब ये देखने वाला विषय है कि पुलिस किस हिसाब से कार्रवाई करती है। अपराधी के तौर पर कठोर सज़ा इनको भी मिलती है या फिर लिपापोती होती है, ये तो जांच का विषय है। दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, अब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 इतनी असीमित शक्तियां जो 2009 और 2013 में कांग्रेस पार्टी ने दे दिया कि वक्फ बोर्ड किसी के भी संपत्ति पर अपना हक जता दे तो पीड़िता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है सिवाय वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने के अलावा। और वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने के बाद वहाँ पे जो भी जज हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं। अब उनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आया तो ऊपरी अदालतों में भी जाने के प्रक्रिया है नहीं, मतलब रास्ते सारे बंद हैं। इतनी असीमित शक्तियां देकर कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में आज सेना और भारत सरकार के बाद सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, रेलवे के पास। हाँ, मतलब सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है 9 लाख एकड़ संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसमें तमाम मुस्लिम संगठन भी, जबकि वक्फ का काम है कि इसकी संपत्ति का फायदा पिछड़े और ज़रूरतमंद मुसलमानों को मिलना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी संपत्तियों पे पैसे वाले लोग कब्जा किए बैठे हैं। अब उसमें संशोधन के लिए जब एक विधेयक पास हुआ, पारित हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सहयोगी दलों के साथ इसको जेपीसी में भेज दिया। अब जेपीसी में जाने के बाद अपने देश में कुछ उलेमा और जमीयत के लोगों ने क्यूआर कोड लाया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जब इसके पक्ष में वोट करें कि अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम लागू होता है, पारित हो जाता है, तो हमारी मस्जिदें, मज़ारें हमसे छीन ली जाएंगी। जबकि उस बिल में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ये तो सर्वसम्मति से एक जेपीसी बनी है और सर्वदलीय उसमें समायोजन हुआ है और उसमें खुद ओवैसी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी के मुसलमान उसमें सदस्य हैं। मगर केवल देश में
दो समुदाय के बीच में अशांति फैलाने के लिए ऐसी भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है, ये सरासर गलत है। अगर वक्फ अधिनियम में बदलाव होगा, इसमें महिलाओं को भी अगर उनकी भागीदारी मिलेगी और अन्य समुदाय के लोगों को भी अगर उसमें भागीदारी मिलेगा, तो ये देश के विकास के लिए और वक्फ बोर्ड के विकास के लिए एक उचित फैसला होगा। वैसे भी ये सूझबूझ के लिए तो जेपीसी में डाला गया है, मगर देश को CA/NRC के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले, ये सिर्फ मुसलमानों को डराकर मुसलमानों का वोट लेने वाले ये जितने भी विचारक हैं, ये जितने इंडी अलायंस के लोग हैं, इनको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक भी जाना पड़े तो गिर जाते हैं। अब देश के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और एकजुट होकर सरकार के उचित फैसले का सबको समर्थन करना चाहिए। आप लोगों की इन दोनों तीनों मुद्दे पर क्या राय है, आप अपने विचार रखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।